जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ मॉडरेट प्रश्नों को। ज्यादा कठिन तो नहीं है लेकिन ज्यादा आसान भी नहीं है। थोड़ा सा इन प्रश्नों को देखेंगे। बीपीएससी टीआरई के लिए ये सारे प्रश्न आपके साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं हायर लेवल में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई समय गवाए। पहला प्रश्न है हमारा कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह जो धवल रंग होता है दूध का, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपके ऑप्शंस हैं लैक्टोस, एल्बुमिन, कैरोटीन या कैसीन। दूध का धवल रंग जो होता है दोस्तों, वो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लार किसके पाचन में सहयोग करती है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शंस हैं स्टार्च, प्रोटीन, रेशा या वसा। तो लार जो है दोस्तों, वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। अलसी, जिसको हम देहाती नाम में तीसी भी कहते हैं दोस्तों, वो किसका प्रचुर स्रोत है, उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके विटामिन सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल या यानी कि ओमेगा 3 फैट, तीसरा है आवश्यक अमीनो एसिड, चौथा है प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो अलसी जो है दोस्तों, वो ओमेगा 3 फैट का बहुत बड़ा प्रचुर स्रोत है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाए जाते हैं अलसी में यानी कि तीसी में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लरो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन लरो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, लरो और उड़ो जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन को कहा जाता है। देखिए, जब शरीर तनाव की अवस्था में होता है तो यह शरीर को ना नियंत्रित होने में मदद करता है। यह जो हार्मोन है इसको लरो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन को। अगला प्रश्न है हमारा कि एमआरआई, जानते हैं कि मस्तिष्क का जो गहन ये करने के लिए, जांच करने के लिए एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, अगला है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चौथा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका एमआरआई का फुल फॉर्म है। इसको थोड़ा याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एनोइस्मिया कहते हैं। एनोइस्मिया किसको कहते हैं। स्वाद संवेदना की कमी हो जाती है शरीर में, उसको स्वाद संवेदना की कमी को एनोइस्मिया कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं, स्पर्श संवेदना की कमी को कहते हैं या उष्मा संवेदना की कमी को कहते हैं एनोइस्मिया। तो दोस्तों, एनोइस्मिया जो है वो घ्राण संवेदना की अगर मनुष्य में कमी हो जाती है तो उसी को एनोइस्मिया कहा जाता है। देखिए, कंप्लीट या पार्शियल लॉस, देखिए कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल को ही क्या कहते हैं हम, एनोइस्मिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि घ्राण संवेदना यानी कि सूंघने की जो शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है उसी को एनोइस्मिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ऑप्शंस है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या प्लेटी हेलमिंथ। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी जो है उसका कारक है डीएनए वायरस। डीएनए वायरस ही यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो हेपेटाइटिस बी का कारक जो है वो स्मॉल डीएनए वायरस होता है। तो डीएनए वायरस याद रखिएगा, ऑप्शंस आपको इसी तरह से फंसाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। वैसे आपके ऑप्शंस थे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए दोस्तों, गोल्डन धान जो होता है वो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन किस्म की धान जो है वो तैयार की गई है, जिसमें क्या होता है कि प्रो विटामिन ए होता है। प्रो विटामिन ए होता है। ठीक है, प्रो विटामिन ए को बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। बीटा कैरोटीन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, गोल्डन धान में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, ऑप्शंस हैं भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को और हार्मोन के प्रकार को। तो एमनियोसेंटेसिस इसमें से किसको बताता है? तो याद रखिएगा कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो भ्रूण के लिंग को बताता है। देखिए ये एक जांच का तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा जो होता है माँ के गर्भ में पल रहे जो भी बच्चा है उसके लिंग का क्या है स्क्रीनिंग किया जाता है, ठीक है। वैसे ये इलीगल है, ठीक है, इसके मतलब प्रावधान जो है कुछ ऐसे केसेज है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमनियोसेंटेसिस जो है वो तरीका है भ्रूण के लिंग को जांचने का, भ्रूण के लिंग को जांचने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस रेडियो तत्व का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? किस रेडियो तत्व का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति को जो मापता है वो होता है रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम क्या करता है? रक्त प्रवाह की गति को मापने में काम आता है रेडियो सोडियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? चलिए ऑप्शंस हैं गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और घर्षण बल। तो दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाता है उसका कारण जो है वो है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल उसका कारण है। देखिए जब क्या होता है कि कोई भी वृत्तीय पथ में यदि सेंटर की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। लेकिन सेंटर से यदि दूर की ओर कोई फोर्स लगता है तो वो अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। तो दूध मथने पर क्या होता है क्रीम जो है वो ऊपर आ जाती है, क्रीम जो है ऊपर आ जाती है, तो उसका जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। अगला प्रश्न है हमारा कि चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? ऑप्शंस हैं पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब ऊंचाई पर आप जाते हैं ज्यादा हाइट पर तो क्या होता है कि दाब जो है वो घट जाता है, घट जाता है, दाब क्या होता है कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का जो क्वथनांक है, क्वथनांक यानी कि उबलने का जो इसका टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। कम ही ताप पर क्या होता है पानी उबलने लगता है। और जब आप सोचिए कि पानी तो अगर जल्दी उबल गया तो चावल तो जल्दी पक जाना चाहिए, नहीं, देखिए जब पानी का क्वथनांक घट जाएगा क्योंकि वायु दाब क्या हो गया वहां पर कम हो गया, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है ऊंचाई पर घट जाता है। तो पानी जल्दी उबलने लगा लेकिन प्रति एकांक समय में जो उष्मा चावल को मिलना चाहिए था उसमें कमी हो गई। देखिए पानी तो उबलने लगा लेकिन प्रति एकांक समय में जो उष्मा चावल को भी मिलना चाहिए था उसमें क्या हो गई कमी हो गई। इसलिए क्या होता है काफी समय लग जाता है खाना पकाने में। तो चावल पकाना कठिन कहाँ होता है? पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर चूंकि वायु दाब घट जाता है और पानी का क्वथनांक भी क्या होता है कम हो जाता है, इसके कारण चावल पकाने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि किसी बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शंस है तेल का घनत्व, तेल की श्यानता, तेल का पृष्ठ तनाव और तेल का दाब। तो किसी बत्ती में जैसे कि यार लालटेन की बत्ती है, डिबिया की बत्ती है, कोई भी में तेल कैसे चढ़ जाता है उसमें, तो उसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में जो है तेल का घनत्व, तेल की श्यानता, तेल का पृष्ठ तनाव, तो तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो किसी भी बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। आप देखिएगा कि कहीं कहीं इसमें आता है केशिकत्व, केशिकत्व भी आंसर आता है। तो देखिए दोस्त ये भी जो है ना वो पृष्ठ तनाव की घटना का ही एक पार्ट है। केश पृष्ठ तनाव की घटना के ही कारण क्या होता है कैपिलरी एक्शन भी होता है। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है द्रव जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, तो वो पृष्ठ तनाव की घटना के कारण ही होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको पृष्ठ तनाव है तो आप ये भी मार के जाएंगे, अगर केशिकत्व है तो वो आप मार के जाइएगा। तो बत्ती में तेल चढ़ने के कारण इस ऑप्शन के लिहाज से है तेल का पृष्ठ तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, विद्युत धारा का या ताप का? या ताप का गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा का पता जो है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता चला कि विद्युत है या नहीं, करंट इसमें है या नहीं, उसका पता किसके द्वारा गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। देखिए आमीटर जो है वो विद्युत धारा का जो
की माप करता है कि कितना है, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा का उपस्थिति का पता कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करता है। अगला है, एक फ्यूज तार से मुख्य रूप एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से होना चाहिए। देखिए, फ्यूज हम किसी परिपथ में क्यों लगाते हैं? ताकि अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो क्या हो जाए कि वो अपने आप को मतलब क्या करे, गला के, और बाकी जो हमारे उपकरण उससे जुड़ा हुआ है उसकी रक्षा करे। फ्यूज का यही काम है। फ्यूज युक्ति इसीलिए लगाई जाती है ताकि हमारे जितने भी जो जुड़े हुए उपकरण होते हैं वो सुरक्षित बच जाए। तो फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस है कि उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, या उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो एक फ्यूज तार का जो गुण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए, फ्यूज तार में अल्प गलनांक होना चाहिए, यानी कि कम पर ही वो क्या हो जाए, गल जाए। लेकिन प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और अल्प गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का यही जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। अगला है कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? किसी उपग्रह में, उपग्रह के अगर अंदर है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर है, तो अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर है कि उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस है श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, या पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता पर, बॉयल का नियम पर, गुरुत्वीय बल पर, या पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है गुरुत्वीय बल पर बॉल पेन सिद्धांत काम करता है, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि वायु की के सापेक्ष आर्द्रता का मापन व रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? ठीक है, कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन व रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? यानी कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो होता है उसका मापन व रिकॉर्ड कौन सा उपकरण करता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, या बैरोमीटर। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें लगता है कि ये हमारा हाइग्रोमीटर जो है वो सही है, कि आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, उसका मापन कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। अगला है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? हम लोग जो गाड़ी में कहते हैं कि हवा कम है तो हवा दिलवा लो, इसका मुख्य कारण क्या है? साइंटिफिक कॉज बताइए। पहला है आपका ऑप्शन सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने के लिए, वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, तीसरा है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, चौथा है तेज चलने व ईंधन की बचत हेतु। तो साइंटिफिक जो इसका कारण है, ठीक है, वो है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। न्यूनतम घर्षण, क्योंकि अगर टायर क्या क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो उसमें क्या होगा, घर्षण का जो क्षेत्रफल होगा उसका टायर का वो ज्यादा है, इससे क्या होगा, घर्षण बल का भी मान बढ़ जाएगा। तो न्यूनतम घर्षण और फिसलन से बचने के लिए अच्छी प्रकार से टायर को फुलाया जाता है। अगला है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो क्या होता है, लास्ट में धोते हैं ना उसको, उसका जो भी क्रीम लगा के अथी करने के बाद, तो उसको क्या देखिएगा कि बाल सब चिपक जाता है पानी से धोने के बाद। उसका क्या कारण है? ऑप्शंस है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, या घर्षण। फिर से मैं बता दूं कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, या घर्षण। तो इसका भी जो कारण है वो पृष्ठ तनाव ही है। क्या है वो? पृष्ठ तनाव ही इसका कारण है, सरफेस टेंशन। अगला है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय यदि दो बाल्टियों को अलग अलग दो हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि देखिए हम लोग कभी कभी एक बाल्टी पानी भर के लेके जाते हैं तो बड़ा हम लोग को हाथ अजीब या बैलेंस करने में दिक्कत होती है, लेकिन दोनों हाथ में बाल्टी में अगर पानी हो तो थोड़ा आसान फील होता है। ऐसा क्यों? ऑप्शंस है कि बाल्टियों का भार संतुलित होता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, बाल्टियों का परिणामी भार जो है वो शून्य होता है। तो क्यों दो दो बाल्टी लेके चलने में हमको आसानी होती है? तो इसका जो कारण है
इसका जो कारण है वो है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, जिसके कारण हमें 2 बाल्टी को ले जाने में आसानी होती है, बशर्ते कि 1 बाल्टी के। तो इस ऑप्शन को ही याद कर लीजिए कि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र कहाँ होता है? पैरों में होता है, जिसके कारण 2 बाल्टी को ले जाना आसान होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वे शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, चौथा है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो इसका जो देखिए सही जवाब जो है वो ये है कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए कोई भी कपड़ा जो है, ठीक है, वो उसका मतलब है कि ठंडा मार दिया। लोग कहते हैं कि ठंडा मार दिया, ठंडा का कोई ऐसा चीज थोड़ी ना कि आके बाहर से धक्का मार दिया हमको, ऐसा नहीं है। देखिए सब कुछ खेल जो है वो तापांतर का है कि हमारे बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर होता है और एक बाहरी वायुमंडल जो है, बाहरी जो वातावरण है उसका टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर का क्या गुण है, ठीक है, कि वो ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होती है, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से किसकी ओर, कम की ओर ट्रांसफर होती है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, शरीर के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है और बाहर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। तो टेम्परेचर यानी ऊष्मा का संचरण का क्या नियम है, ऊष्मा कैसे होता है कि ज्यादा से कम की ओर। तो हमारे शरीर में ज्यादा था और इधर क्या है, इसको जिसका जो वातावरण में है वो कम है टेम्परेचर, तो ये किधर की ओर मूव करेगा, बाहर की ओर। तो हमारा शरीर जो है वो ऊष्मा को खोना चाहेगा और खोने के लिए वो बाहर की ओर क्या होता है, क्योंकि तापांतर यानी कि क्या करे, बैलेंस करना चाहता है, वो बाहर भीतर एक जैसा, इसी कारण हमारा शरीर ऊष्मा को खोना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर शरीर ऊष्मा खो देगा तो हमको ठंडा मार देगा, मतलब बहुत कुछ ये हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम गर्म स्वेटर जैकेट वगैरह पकड़ते हैं। इसका उद्देश्य बाहर से हमको ठंडा मारना नहीं है, हमारे शरीर के तापमान को यानी कि जो ऊष्मा है, हीट है, उसको बाहर जाने से रोकना है, ठीक है। और एक चीज और इसमें आप जान लीजिए, कहता है लोग कि एक कंबल से अच्छा 2 कंबल पतला ही भले रहे, एक स्वेटर से अच्छा 2 स्वेटर भले पतला ही रहे। इसका क्या कारण, देखिए कि 2 कंबल के बीच या 2 स्वेटर के बीच क्या होता है, हवा होती है और हवा क्या है, ऊष्मा को के संचरण में बाधा डालती है, ठीक है। वो ऊष्मा को बाहर, ठीक है, उसका कुचालक है एक तरह से, उसको वो जाने नहीं देती है, हवा से होकर ऊष्मा नहीं जा सकती है। आदर्श स्थिति यही है। तो 2 कंबल के बीच में क्या होता है, हवा होती है और हवा क्या होता है, ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देता है आसानी से। तो इसके कारण क्या होता है, जल्दी हम लोग गर्म हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना। अगला प्रश्न है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस, पहला ऑप्शन है द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती। तो द्रव तापमापी यानी टेम्परेचर मापने के लिए एक द्रव तापमापी का यूज होता है और एक गैस तापमापी का यूज होता है, ठीक है। तो अधिक संवेदी होता है कौन, गैस तापमापी। क्यों होता है, क्योंकि गैस जो है दोस्तों वो द्रव से की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यानी कि द्रव से ज्यादा क्या है, इसका प्रसार जो है, एक्सपेंशन, ये फैलाव ज्यादा होता है, किसका, गैस का, ठीक है, इसलिए यही अधिक संवेदी होता है। अगला प्रश्न है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है। ऑप्शन है कि अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी होगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी या घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, पहले मैं बता दूं कि घटने के बाद वृद्धि होती है उसके आयतन में। होता क्या है कि दोस्तों कि आयतन की अगर चर्चा करें तो देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर, इसका आयतन जो है वो पहले कम होता है, क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ा तो वो क्या होता है, फिर उसका आयतन बढ़ने लगता है। यानी कि अगर सवाल यहाँ पर ये रहता है कि 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री तक, तो याद रखिएगा आयतन क्या होता है,
कमने लगता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद क्या सामान्य पानी की तरह व्यवहार करता है और उसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर आयतन मैक्सिमम होता है, ठीक है, सॉरी सबसे कम होता है, और उसके बाद क्या होता है, आयतन बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के उलट अगर यहाँ पर आयतन की जगह पर घनत्व सवाल देता है कि घनत्व में क्या परिवर्तन आता है, तो बस इसका उल्टा होगा दोस्तों। देखिए 0 से 4 डिग्री तक घनत्व जो है वो बढ़ता है, और 4 डिग्री के बाद घनत्व क्या है, घटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में पहले तो कमी होगी, फिर बाद में वृद्धि होने लगती है। पहले क्या होती है, कमी होती है, फिर बाद में वृद्धि होने लगती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, कोणांक से यानी आयाम से, या आवृत्ति से, या गुणवत्ता से, या वेग से। तो प्रकाश के रंग का संबंध जो है वो आवृत्ति से है, फ्रीक्वेंसी से है। ठीक है, प्रकाश के रंग का संबंध किससे है, फ्रीक्वेंसी से है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, बहुत ही मजेदार सवाल है यहाँ पे कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 20 सेकेंड में, देखिए 1 मिनट में है, 1 सेकेंड में। तीसरा ऑप्शन है कि 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, या 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। देखिए 1000 घन फुट तो कॉमन है सब में, लेकिन 20 मिनट में चाहिए होगा या 20 सेकेंड में, 10 मिनट में चाहिए होगा या 10 सेकेंड में, यानी कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी ऑप्शन, कि 1000 घन फुट वायु चाहिए प्रत्येक 10 सेकेंड में, स्वच्छ हवा चाहिए मनुष्य के लिए, यह अति आवश्यक है। तो इसका जवाब याद रखिएगा, 1000 घन फुट वायु चाहिए उसको प्रति 10 सेकेंड में। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है, क्वार्ट्ज किससे बनता है। ऑप्शंस है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, या सोडियम सिलिकेट से, सोडियम सिलिकेट से। ठीक है, तो फिर से दोहराता हूं कि क्वार्ट्ज किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन हमारा सही है, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, शीतन प्रक्रिया जो होती है, कूलिंग, शीतन को समझ सकते हैं कूलिंग से। कूलिंग कैसे होता है, ठंडा कैसे हो जाता है कुछ चीज। ऑप्शंस है कि फ्रीजर में जमा हुई बर्फ के द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, या वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग होता है दोस्तों, ठीक है, वो होता है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार। आप जानते हैं कि उसमें कि गैस भरा रहता है, आप कहते हैं ना कि गैस खत्म हो गया है उसका फ्रिज का, तो वो कंप्रेस्ड करके गैस डाला हुआ रहता है, और जिसका क्या होता है, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो अचानक से उसका एक्सपेंशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है सहसा प्रसार द्वारा, एक्सपेंशन द्वारा, और जो कंप्रेस्ड गैस उसमें रखा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की एक खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। ऑप्शंस है वाष्पीकरण, संघनन, विसरण, या ऊर्ध्वपातन। यानी कि अगर एगो शीशी हम रख दें कमरे में कहीं पर, तो उसके खुशबू से क्या होता है, उसका खुशबू सब जगह फैल जाता है, ऐसा किस कारण से होता है। तो ऑप्शंस है वाष्पीकरण, संघनन, विसरण, या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये विसरण के कारण होता है। हवा क्या है, हवा के विसरण गुण के कारण, हवा के विसरण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जो सेंट के जो अणु होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, वो गति करने लगते हैं, और विसरण के कारण क्या होता है, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो विसरण हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, या ऐसे समझ सकते हैं कि पत्थर से जब उसको टकराता है तो उसको चोट लगती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शंस है जड़त्व, इनर्शिया, वेग, प्रतिक्रिया, या संवेग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्रतिक्रिया होगा। हम जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वो क्या कहता है कि
न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर जैसे हमने पत्थर को पैर मारा तो क्या हुआ कि जितना बल हमने उस पर आरोपित किया उतना ही बल वो क्या करता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण वो रिवर्स करता है, जिससे हमें क्या होता है, चोट का एहसास होता है। चूंकि हमारा पैर क्या है, कोमल है, तो बल अगर समान भी लगा तो चोट तो हमको लगेगा, पत्थर को क्या होने वाला है, चोट तो हम ही को न लगने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के जो 30 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला थी ये आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रश्न थोड़े से स्टैंडर्ड है और इन प्रश्नों को आप जरूर देख लेंगे अच्छे तरीके से, आपको मदद करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।